हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी जो हैं बढ़िया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज बहुत तगड़े तरीके से कर रहे होंगे। मैं रुचि जैन लक्ष्य लॉ अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिन बाद मैं आपके सामने आई हूँ और जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एडीपीओ की प्रिपरेशन करा दीजिए, उसके माइनर एक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करा दीजिए। आज की क्लास में हम जो है हमारा एमपीएडीपीओ का जो माइनर एक्ट है यानी कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी एमपीएडीपीओ के माइनर एक्ट्स कुछ डले हुए हैं 4-5। जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का, उस पर मैंने जो है उन वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है भेज दी है। और अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं लक्ष्य लॉ अकेडमी बाय रुचि जैन, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। वहां पर आप देखेंगे कि जो भी आपके एमपीएडीपीओ के जो माइनर एक्ट्स हैं उनका नेम वाइज जो है मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखी है। जैसे आपको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। एडीपीओ सब्जेक्ट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप अंदर जाएंगे तो वहां पर मिलेगा आपको। पॉक्सो एक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अभी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बाकी के जो माइनर एक्ट बचे हुए हैं उनको हम 1 बाय 1 जो है अब अपने चैनल पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा आपसे क्या कहते हैं कि मैं आपको एकदम होप तो नहीं दूंगी कि आप मेरे ही चैनल के भरोसे बैठे रहें। और भी चैनल्स हैं उन पर भी आप जाएं, और भी टीचर्स हैं उनको भी आप देखें, जिसका पढ़ाना आपको अच्छा लगे, समझ में आए, वहां पर जो है आप ज्वाइन करें। अभी तो मैं फोकस कर रही हूँ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पर, क्योंकि इसकी कुछ सेक्शंस जो है मैं कंप्लीट कर चुकी थी और बेसिकली देखा जाए तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का, क्योंकि सेक्शन 14 तक मैं जो है वो कवर कर चुकी थी और आज जो है लास्ट की कुछ सेक्शंस बची हुई हैं। इसमें टोटल जो है 19 सेक्शंस थी, तो 15 to 19 सेक्शंस जो है इसमें है और मैं कोशिश करूंगी कि आज के ही लेक्चर में ये जो सेक्शंस है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। आज जो है हम कवर करने वाले हैं हमारी सेक्शन 15 से लेके 19, यानी कि पूरा एक्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि ये कवर हो जाए। अगर बीच में मेरा बच्चा नहीं उठा तो क्योंकि अभी वो सो रहा है, अभी तो उसको सोने देते हैं और हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि हम जो भी अभी सेक्शंस पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ हमारे जो कोरिलेटिव एक्ट्स हैं, जो एमपीएडीपीओ के माइनर एक्ट्स हैं, अगर कहीं पर वो सेक्शंस उनमें भी आ रही हैं तो हम उनको साथ में रिलेट करते हुए पढ़ते जाएंगे। देखिए, हमें स्टार्ट करना है आज सेक्शन 15 से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट की सेक्शंस है, सेक्शन 15 to 19, सबसे पहले सेक्शन 15 to 19 है, इनमें आपको याद रखना है सबसे पहले इनकी सेक्शन के टाइटल। ठीक है, सेक्शन के टाइटल, यानी कि जैसे हम बात करें सेक्शन 15 की, तो सेक्शन 15 क्या कहती है, सेक्शन 15 का टाइटल क्या है? तो सेक्शन 15 का टाइटल है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। क्या है इसका टाइटल? प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो ये टाइटल जो है ये आपको याद रखना है, प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। एमपीएडीपीओ में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस सेक्शन बेस्ड बनते हैं, तो वो जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनमें से एक सेक्शन ये है। आपसे जितने भी माइनर एक्ट हैं, लगभग सभी माइनर एक्ट में आपको ये सेक्शन मिलेगी कि जिस भी एक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस एक्ट में जो भी ऑफिसर आप पढ़ रहे हैं वो ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट होता है। और वो पब्लिक सर्वेंट किस सेक्शन के अंदर बताया गया है पर्टिकुलर एक्ट में, ये एक क्वेश्चन आपका 110% एमपीएडीपीओ एग्जाम में पूछा जाएगा।
जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो अधिकारी है तो कौन सी सेक्शन में बताया गया है कि वह अधिकारी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इस एक्ट में जैसे कि सेक्शन 15 में बताया गया है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में जो प्रोवेशन ऑफिसर होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 15, क्योंकि सेक्शन 15 ही ये बात बता रही है कि जो प्रोवेशन ऑफिसर होते हैं प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंतर्गत वो पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम इसकी लैंग्वेज रीड करते हैं बेयर एक्ट की। आप कभी भी मेरी क्लास अटेंड करें तो अपने साथ अपना बेयर एक्ट लेकर जरूर बैठें, क्योंकि मैं बेयर एक्ट की डिग्लॉट जो आपकी रहती है वो दोनों आपको भाषाओं में बताऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से लैंग्वेज हम पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है एवरी प्रोवेशन ऑफिसर and every such officer appointed in pursuance of this act shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 45 of 1860। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो इस अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त प्रत्येक परिवीक्षाधिकारी और प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। तो यहाँ पर कहा है कि जो यहाँ पर प्रोवेशन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जो प्रोवेशन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं और अदर ऑफिसर, यहाँ पर सिर्फ प्रोवेशन ऑफिसर की बात नहीं है, जितने भी अदर ऑफिसर भी इस एक्ट के अंदर जो अपॉइंटेड है वो सारे क्या होंगे, वो सब माने जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। और ये पब्लिक सर्वेंट किस सेक्शन के अंदर माने जाएंगे? तो इन्होंने कहा आईपीसी की सेक्शन 21 के अंतर्गत। आईपीसी की सेक्शन 21 जो डिफाइन करती है पब्लिक सर्वेंट को। जब आप आईपीसी 1860 पढ़ते हैं तो उसकी सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट टर्म को डिफाइन किया गया है। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम अब तो बीएनएस आ गया है तो आईपीसी क्यों? तो देखिए बीएनएस आ तो गया है, लेकिन अभी तक जितने भी ये जो माइनर एक्ट्स हैं, जो भी एक्ट्स हैं, उनमें अभी तक ये संशोधन नहीं किया गया है, अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया गया है। वहां पर भारतीय न्याय संहिताएं की जो धारा है वो उल्लेखित नहीं की गई है, इसलिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही लैंग्वेज पकड़नी है जो बेयर एक्ट में लिखी है। तो अगर आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा तो यही होगा। अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 15 के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में प्रोविजन ऑफिसर को माना गया है, वो कौन सी धारा के अंतर्गत माना गया, और 4 ऑप्शन आपको दे दे तो आप टिक करके आएंगे आईपीसी की सेक्शन 21 के अंतर्गत माना गया है। अगर वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो पर्टिकुलरली, जब तक कि वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली भारतीय न्याय संहिता का वर्ड उपयोग ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में जो प्रोबेशन ऑफिसर और अदर ऑफिसर हैं उनको पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 15 में आईपीसी की धारा 21 के तहत माना गया है, लेकिन आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि भारतीय न्याय संहिता में पब्लिक सर्वेंट कौन सी सेक्शन में आते हैं। इस तरीके से घुमाकर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उनको भारतीय न्याय संहिता से ही कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को मोल्ड कर देंगे, घुमा देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि बीएनएस की कौन सी सेक्शन, बीएनएस की कौन सी सेक्शन में अब पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। तो ये है आपका होमवर्क। आप कमेंट में बताएंगे कि बीएनएस की कौन सी धारा पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करती है। तो यदि आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ लें कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की धारा 15 में जो पब्लिक ऑफिसर आईपीसी की धारा 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं, वो अब बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट कहाँ माने जाते हैं, तो आपसे इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जो है पता होना चाहिए। तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि बीएनएस की कौन सी धारा पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करती है। तो ये होती है हमारी सेक्शन 15 और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे एमपीएडीपीओ में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि हमारी सेक्शन 16। सेक्शन 16 अगेन वही सेक्शन 16 की भी आपको क्या है, हेडिंग याद रखनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 19 तक जो है आपका सेक्शन की टाइटल जो है वो आपको याद रखनी है, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आप अगर मेरे पुराने वीडियो उठा करके देखेंगे तो मैंने जो भी सब्जेक्ट्स बता दिए हैं
लास्ट में मैं एक क्लास में ये बताती हूँ कि इस एक्ट में से आपको सेक्शन बेस्ड कौन से सेक्शंस याद रखने हैं। सेक्शन बेस्ड यानी कि जिसकी सेक्शन की टाइटल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उससे अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको सेक्शन ही याद रखनी। जैसे सेक्शन 15 प्रोबेशन ऑफिसर जो है पब्लिक सर्वेंट होते हैं, कौन सी सेक्शन बताती है? सेक्शन 15। ऐसे अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। तो सेक्शन 16 क्या बात करती है, देखिए नेक्स्ट उस पे सेक्शन 16 बात करती है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण। ये सेक्शन भी आपको हर माइनर एक्ट में मिलने वाली है, तो आपको तो इसका सीधा सीधा एक चार्ट बना लेना है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस आपको इस पर बना करके दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चेक कीजिए, नहीं तो अदरवाइज अब मैं एक आध वीडियो और बना दूंगी इस पर, क्योंकि बहुत पुराने वीडियोस मेरे हो गए हैं, तो मैं खुद भी भूल गई हूँ कि मैं उनको कहाँ पर चेक करने आपसे बोलूं। सो अब चलिए, सेक्शन 16 बात क्या कर रही है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इसके टाइटल पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि जो कार्यवाहियां सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में की गई हैं, अगर गुड फेथ में कोई कार्यवाही की गई है तो उसके खिलाफ क्या है? प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कोई एक्शन ले लिया गया है सद्भाव पूर्वक इस एक्ट के तहत, तो वैसे एक्शंस को प्रोटेक्शन मिला है। अब ये प्रोटेक्शन मिला किसको है? क्वेश्चन बनता है यहां से। तो पहला क्वेश्चन जो एडीपीओ में आपका बनता है वो बनता है टाइटल बेस्ड, यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि गुड फेथ में लिए गए एक्शन को प्रोटेक्शन कौन सी धारा में मिला है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 16। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि ये जो प्रोटेक्शन है भाई वो मिला किस किस को है, किस किस को मिला है, तो पढ़िए अंदर किस किस को मिला है। यहां पर लिखा है कि नो सूट or other legal proceedings shall lie against the state government or any probation officer or any other officer appointed under this act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rules or order made thereunder। एक बार हिंदी में भी पढ़ेंगे जल्दी से। कोई भी बात या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसे बात के बारे में जो इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशायित हो, राज्य सरकार या किसी परिवीक्षा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध ना होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन किस किस को मिला है? सबसे पहले मिला है स्टेट गवर्नमेंट को, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के बनाए गए नियमों के अंतर्गत, रूल्स के अंतर्गत, फिर दूसरा इन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट के बाद कोई प्रोबेशन ऑफिसर है ना, और तीसरा इन्होंने कहा प्रोबेशन ऑफिसर के अलावा जो अदर ऑफिसर हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटेड प्रोबेशन ऑफिसर या अदर ऑफिसर्स या खुद स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट में जो नियम और कानून और रूल्स बताए गए हैं उनके अनुसार गुड फेथ में अगर कोई एक्शन ले लेती है, कोई कार्यवाही कर देती है, और गुड फेथ में कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे सामने जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अदर ऑफिसर्स हैं, उनके सामने कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं तो उनको लगता है कि ये इस एक्ट के तहत जो है इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, और वो उस एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के अंदर रहते हुए कुछ एक्शन गुड फेथ में ले लेते हैं। तो ऐसे एक्शन कई बार क्या होता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, आपको पता होगा कई बार झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं, फंसा दिया जाता है लोगों को। अब जो प्रोबेशन ऑफिसर है जो एक्शन ले रहे हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक्शन लिया है, अब उसके सामने जो मैटर आया, हो सकता है वो किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन की हो या धोखाधड़ी वाला कोई मामला हो, किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए किया गया हो, इन्होंने अपनी साइड से जांच पड़ताल करके गुड फेथ में अकॉर्डिंग टू एक्ट एक्शन ले लिया। तो यहाँ पर ऐसे एक्शंस के लिए क्या मिला है, इनको प्रोटेक्शन मिला है कि भैया ठीक है गलती सबसे हो जाती है, अब क्योंकि ये तो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये तो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, इनका काम है, इन्होंने अपनी साइड से सारी जांच पड़ताल की, इनके पास फॉल्स केस आया, इन्होंने जो है कार्यवाही शुरू कर ली, कोई एक्शन ले लिए,
तो ऐसे मामलों में इनको क्या मिला है, प्रोटेक्शन मिला है कि अगर भैया एक्ट के तहत धोखे से कोई ऐसा गड़बड़ काम हो जाए, कोई एक्शन ले लिया जाए, लेकिन वो गुड फेथ, यहाँ पर मेन एलिमेंट है गुड फेथ, इल विल नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर फंसाने के लिए, कोई प्रोबेशन ऑफिसर है, उसकी किसी से पर्सनल रंजिश है, उसने कहा अच्छा भैया मैं तो प्रोबेशन ऑफिसर में सामने वाले को फंसा देता हूँ, तो किसी भी मामले में फंसा दिया और उठा के कोई एक्शन ले लिया, तो वो नहीं। यहाँ पे गुड फेथ का होना बहुत जरूरी है ना। अगर सद्भाव पूर्वक एक्शन लिया गया है तो फिर प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि भाई एक्ट के तहत ऐसा करना जरूरी था इसलिए एक्शन लिया। सो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, प्रोटेक्शन किस किस को मिला है, तो स्टेट गवर्नमेंट को, पब्लिक ऑफिस। अब यहाँ पर आप कोरिलेट कर सकते हैं आपका जो एक और माइनर एक्ट है एमपीएडीपीओ में, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है ना, आपका है स्त्री अशिष्ट रूपण एक एक्ट, आपको एक और माइनर एक्ट है, वहां पर भी ये सेक्शन आपको मिलेगी। तो वो सेक्शन है आपकी सेक्शन 9, ठीक है। कौन सा एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक, ये याद रखना है। तो सेक्शन 16 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की प्लस सेक्शन 9 आप कर लीजिए, किसकी, सेक्शन 9 आप कर लीजिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की। तो सेक्शन 9 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण एक्ट जो आपका, इसकी धारा 9 भी सेम बात कहती है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। वहां पर जो प्रोटेक्शन मिला है वो किसको मिला है, वहां मिला है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनके ऑफिसर्स को। वहां पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो किस किस के द्वारा लिए जा रहे हैं, यहाँ एक्शन लिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इनके ऑफिसर्स के द्वारा। तो यहाँ पर भी 3 लोगों को जो है प्रोटेक्शन मिला है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट में किस किस को मिला है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स को। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, प्रोबेशन ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन मिला है। इस तरीके से आपको सारे एक्ट्स का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है या ये जो टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये आपको हर एक्ट में मिलने वाली है। और इसका मेन यही है कि किस एक्ट में किसको प्रोटेक्शन मिला है और कौन सी सेक्शन में है, ये आपको याद रखना है। तो आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज एक पेज पे लिस्ट बना सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में सेक्शन 16 आप हेडिंग बना लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मेन हेडिंग क्या बना लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये तो आपकी एक वो हो गई हेडिंग कि भैया कौन कौन से एक्ट में किस किस ऑफिसर को प्रोटेक्शन मिला है, उनकी सेक्शन और फिर उनके लोग। तो आपने मेन हेडिंग बता दी। यहाँ पर आप एक्ट का नाम लिख लीजिए कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 सेक्शन 19, उसके बाजू में इतने ऑफिसर्स को। इस तरीके से आप एक चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर वो चार्ट अपने दीवार पर लगा लीजिए और डेली उसको एक बार देखिए, तो वो दिमाग में जो है बैठ जाएंगी धाराएं, ठीक। तो ये होती है आपकी सेक्शन 16। सेक्शन बेस्ड ही याद रखना है, सेक्शन बेस्ड यानी कि टाइटल याद रखना है कि सेक्शन 16 में बताया गया और अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट, प्रोबेशन ऑफिसर और अदर ऑफिसर। यहाँ इंडिसेंट में सेक्शन 9 में बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन पे, अगेन सेक्शन 17, अगेन वही आपको सेक्शन बेस्ड ही याद रखनी है। सेक्शन 17 बात कर रही है पावर टू मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति। आपको पता है हर एक्ट में नियम बनाने की शक्ति होती ही होती है, बिना नियम बने तो कोई एक्ट बन ही नहीं सकता है। कोई एक्ट बना है तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार कोई एक्ट बन गया तो उसमें कभी आगे कोई रूल और रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पावर टू मेक रूल, तो ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 17 में जो है बताया गया है पावर टू मेक रूल। अगेन अगर हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करें तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बताई गई है ये सेक्शन 10 में, सेक्शन 10। तो सेक्शन 9 में था प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ इंडिसेंट में, और सेक्शन 10 में आ जाता है पावर टू मेक रूल। यहाँ पर 16 और 17, वहां पर 9 और 10, ठीक है। तो अब देखिए है किसको, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में तो पावर टू मेक रूल है स्टेट गवर्नमेंट को विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो इस अधिनियम
के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है रूल मेकिंग पावर। तो पहला तो आपको डायरेक्ट जो आप टिक करोगे कि रूल मेकिंग पावर किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट को, आपको ऑप्शन टिक करना है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा सेंटेंस मिलता है, आपको जब आप ऑब्जेक्टिव आएगा आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में, तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आपको आएगा स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर आपको आएगा नन ऑफ द एबव। तो आपको फिर ऐसी कंडीशन में आपको टिक करना है थर्ड वाला ऑप्शन, पूरी लाइन। जो बेयर एक्ट में हम लाइन पढ़ रहे हैं वो पूरी लाइन करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से सब कुछ याद है, हमको सेक्शन याद है, हमने दिमाग में बिठा लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में, और हमने क्या करा, आंख बंद करा, हमने जैसे देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, हम टिक लगा के आ जाते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि अगर बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज मिली है देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्योंकि बेयर एक्ट में क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को तो पावर है रूल मेकिंग, बट प्रायर जो अप्रूवल है वो किसका लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन में वो रूल जारी होंगे। तो रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, बट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर आपका 3। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, ये वाला डायरेक्ट ऐसा दिया स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों और नन ऑफ द, देन अप स्टेट गवर्नमेंट इज करेक्ट आंसर। बट अगर ये पूरी लाइन वाला दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन करेक्ट आंसर क्या होगा 3। अब इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले तो यहाँ पे किसको है रूल मेकिंग पावर, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन 10 में रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस एक्ट में रूल बना सकती है, लेकिन ये हर स्टेट में चलता है, स्टेट एक्ट है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब सेक्शन 17 में आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें चीजें भी बताइए, पॉइंट्स बताएंगे किन किन पॉइंट्स पे रूल मेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही देखिए भाई, प्रोबेशन ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स, उनके टर्म्स, उनके सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, है ना, और एंड द एरिया विद इन विच दे आर एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, प्रोबेशन ऑफिसर्स के एरिया से रिलेटेड रूल्स की कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ कहाँ उसका जुरिडिक्शन रहेगा, है ना, ठीक है। तो परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तों से संबंधित नियम, और वो किस अधिकारिता का प्रयोग करेगा इससे संबंधित नियम, ठीक है। दूसरा है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट एंड द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय देम। अभी हमने लास्ट की सेक्शंस में पढ़ी कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करने का भी उसको ड्यूटी दी जाती है, तो उनके क्या कर्तव्य हैं और जो उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो रिपोर्ट जो उनको दिया जाने हैं उनसे रिलेटेड जितने भी नियम है वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। उसके बाद थर्ड आता है कंडीशंस ऑन विच सोसाइटी में बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था कि सोसाइटीज बनती हैं जो प्रोबेशन ऑफिसर्स को जो है प्रोबेशन ऑफिसर उपलब्ध कराती हैं। तो जो ऐसी सोसाइटीज है जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है उनसे संबंधित जो है नियम भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। वे शर्तें जिन पर सोसाइटियों को धारा 13 के उपधारा 1 के खंड खा के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाएगी। उसके बाद है आपका द पेमेंट्स और रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोबेशन ऑफिसर्स, जो हमारे परिवीक्षा अधिकारी हैं उनको जो भी पारिश्रमिक, जो भी व्यय दिया जाना है उनसे संबंधित नियम रूल्स बनाए जाएंगे, है ना यहाँ पर। और क्या है, और ऑफ अ सब्सिडी टू एनी सोसाइटी विच प्रोवाइड्स प्रोबेशन ऑफिसर, ऐसी सोसाइटीज, ऐसी जो प्रोबेशन ऑफिसर प्रोवाइड करवा रही हैं उनको क्या सब्सिडी वगैरह दिया जाना है उससे संबंधित जो है नियम यहाँ पर बनाए जाएंगे। एनी अदर मैटर विच इज टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब, और जितने भी मैटर्स
इस एक्ट में बताए गए उन सबसे संबंधित नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर राज्य सरकार को है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 जो है इसकी वो कहती है ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन एंड शैल एज सून एज मे बी आफ्टर दे आर मेड बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो नियम है वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखे जाएंगे। तो ये आपके काम का नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके काम का जो पोर्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन 17 क्या बोलती है, पावर टू मेक रूल। और पावर टू मेक रूल किस किस को है, तो राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से राज्य सरकार जो है वो नियम बना सकती है। और ज्यादा है तो सबसेक्शन 2 में थोड़े से पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिएगा कि रूल मेकिंग क्या किस किस संबंध में जो है रूल बनाए जा सकते हैं, बाकी वहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ आना है ये दो कि रूल मेकिंग पावर सेक्शन 17 में और किसको है, राज्य सरकार को विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहीं की यहीं आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन भी देख सकते हैं, सेक्शन 10 में यहाँ पर केंद्रीय सरकार को है, रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेक्शन 17। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 अब जो है हमारी वो बात करती है सेक्शन 18 बात कर रही है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, कतिपय अधिनियमों के प्रवर्तनों की व्यावृत्ति, है ना। तो कुछ इनेक्टमेंट्स है जिनकी सेविंग की बात की गई है, सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स। तो पढ़ते हैं अंदर हम, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ और ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन एनी स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बॉस्टल स्कूल। यहां पर बताया गया है कि इस अधिनियम की कोई बात सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 की धारा 31 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 की उपधारा 2 अथवा किशोर अपराधियों की बॉस्टल स्कूलों से संबंध को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये जो 3 पर्टिकुलर सेक्शन और एक्ट बताए गए हैं, तो इन एक्ट की जो प्रोविजंस है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ, तो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है यानी कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो इन एक्ट्स की इन धाराओं को अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि सबसे पहला कौन सा हो गया आपका, सबसे पहला हो गया आपका सेक्शन 31 ऑफ कौन सा, रिफॉर्मेटरी स्कूल, सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897। ठीक है, दूसरा हो गया आपका, मतलब जो ये एक्ट है रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 जो है, इसकी सेक्शन 31 में जो कुछ भी बताया गया है, अगर कहीं पर इस एक्ट की सेक्शन 31 लागू हो रही है और साथ में ये एक्ट की कोई प्रोविजन लागू हो रहा है, तो इस एक्ट की यानी कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक्ट कोई अफेक्ट नहीं डालेगा सेक्शन 31 पर, यानी कि ये पहले एप्लीकेबल होगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस सेक्शन पर। तो जहां जहां रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 की सेक्शन 31 पर है और यहां पर इसके प्रोविजंस इसके ऊपर हो रहे हैं, तो सेक्शन 31 पे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का जो प्रोविजन है वो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। यानी कि प्रिवेल कौन सी एक्ट करेगी, प्रिवेल करेगी सेक्शन 31 ऑफ दिस एक्ट। सेम है आपका दूसरे एक्ट की सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, अब है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ
करप्शन एक्ट 1947 एंड थर्ड है आपका कौन सा, एनी लॉ रिलेटेड टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स और वॉर्स्टल स्कूल। ठीक है, तो इतनी चीजों पर जो है हमारा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के प्रोविजंस अफेक्ट नहीं डालेंगे। अब कहीं पर अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 5 की सबसेक्शन 2 वाली बात आ रही है, मैटर आ रहा है, तो ये प्रिवेल करेगा, ना कि ये। अगर कोई जुवेनाइल ऑफेंडर्स एक्ट है कहीं पर प्रिवेल है किसी स्टेट में, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि और एनी लॉ इन फोर्स इन एनी स्टेट, अगर किसी स्टेट में जुवेनाइल ऑफेंडर्स से रिलेटेड कोई लॉ इनफोर्स है और कोई वॉर्स्टल स्कूल से रिलेटेड कोई लॉ इनफोर्स है, तो वहां पर फिर वो एक्ट आएंगे, ना कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आएगा। समझ में आ गया? यानी कि अगर जुवेनाइल, जैसे अभी हम जुवेनाइल एक्ट भी पढ़ेंगे, हमारे एमपीएडीपीओ में भी सब्जेक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, तो अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसी स्टेट में एप्लीकेबल है और उस एक्ट के तहत जो एज क्राइटेरिया आ रहा है, अगर वहां पर कोई ऑफेंडर जो जुवेनाइल है वो कोई ऑफेंडर है, वो उस एक्ट के तहत अगर आ रहा है, तो फिर उस एक्ट के तहत ही उसके साथ जो है प्रोविजंस लिए जाएंगे, ना कि ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई है, ये सेविंग वर्ड यूज किया है। सेविंग का यहाँ पर मतलब ये है कि ये एक्ट, ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस बताई गई हैं, तो यहाँ पर ये एक्ट इफेक्ट नहीं डालेगा का क्या मतलब है कि ये प्रिवेल करेंगे। जहां पर मैटर्स ऐसे आएंगे जहां पर ये भी, यहाँ के भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं, यहाँ के भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। इट मींस ये एक्ट प्रिवेल करेंगे, ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस है ये प्रिवेल करेंगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वैसे ये सेक्शन जो है इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले जैसा नहीं रहा है कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए कहीं से भी, मतलब ऐसा पहले एक पैटर्न चलता था कि कुछ पार्ट रहता था कि ये पार्ट यहाँ से सिर्फ सेक्शन से पूछेंगे, ये पार्ट है यहाँ से इसके अंदर से पूछेंगे। लेकिन आजकल सब पैटर्न चेंज हो चुका है। आजकल क्या है, कहीं से भी पेपर जो है आ सकता है, पूछ सकते हैं, तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखना है कि भैया क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमें सब पता है। ठीक, तो एक बार हमें नॉलेज जरूर होना चाहिए हर चीज का कि कहाँ से क्या चीज पूछी जा सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर आप ये लेक्चर सुन लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप खुद से पूरा एक्ट पढ़ें, अगर आप ये लेक्चर सुन लें तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमने सुना होता है ना, तो भी हमारे दिमाग में चीजें क्लिक कर जाती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 18 बात करती है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, कि कुछ इनेक्टमेंट्स हैं जिनके धाराएं हैं उनको यहाँ पर सेव किया गया है कि अगर ये पर्टिकुलर एक्ट की धाराएं कहीं पर आ रही हैं तो उन पर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट सेक्शन की, सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 19 जो इस एक्ट की है, अगर आप लोगों के पास पुराने बेयर एक्ट हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पुराने, बहुत पुराना अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बहुत पुराने बेयर एक्ट में जो सेक्शन 19 है उसमें जो हमारा पुराना कोड हुआ करता था सीआरपीसी 1987, सॉरी सीआरपीसी 1989, तो सीआरपीसी 1989 का प्रोविजन मेंशन किया गया है सेक्शन 19 में, बट सेक्शन 19 में जो है अब हमें वो नहीं पढ़ना है। तो अगर आपके पास बहुत पुराना वेयर एक्ट है तो उसमें लिखा होगा सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज। तो ये जो सेक्शन 562 है ये सीआरपीसी 1989 की मेंशन की गई थी, बट अब जो है यहाँ पर जो सेक्शन है वो चेंज हो चुकी है और सेक्शन 18 बताई गई थी सीआरपीसी 1989 की, बट अब हमें वो नहीं पढ़ना है। अब सेक्शन 19 जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर जिनके पास नया बेयर एक्ट होगा तो उनके पास यही सेक्शन मिलेगी, सेक्शन 19 जो मैं बता रही हूँ। तो अब हो गई है ये क्या, सेक्शन 360 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई। तो अब ये सेक्शन 360 बताई गई है। तो ये सेक्शन 360 किसकी बताई गई है, सीआरपीसी
1973 की, ये याद रखना है आपको। यहाँ जो सेक्शन 360 ऑफ द कोड की बात हो रही, तो यहाँ पर कोड का मतलब है सीआरपीसी 1973। जब हमने प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट स्टार्ट किया था और जब हमने इसका डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था, तो डेफिनेशन में हमें एक डेफिनेशन पढ़ने को मिली थी कोड, तो जहां पर बताया गया है कि कोड का मतलब है सीआरपीसी 1973 से। लेकिन फिर भी ये बहुत पुराना एक्ट है और इसमें संशोधन बहुत कम हुए हैं, तो अगर आप लोगों के पास भी पुराने एक्ट हैं तो उनमें आपको यहाँ पर मिलेगा सेक्शन 562। तो ये वो जो सेक्शन 562 है वो है सीआरपीसी 1989 की, जिसको अब अमेंड कर दिया गया था और अब हमें ये पढ़ना है सेक्शन 360 ऑफ कोड, यानी कि सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 360 नॉट टू अप्लाई। ठीक है, तो सेक्शन 19 में क्या बताया गया है? सेक्शन 19 कह रही है संहिता की धारा 360 का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। ठीक है, तो संहिता यानी कि सीआरपीसी हमारी, तो धारा अंदर पढ़ते हैं हम, इसमें क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 एंड 17 section 360 of the code shall not apply to the states or parts thereof in which this act is brought into force। ये कहा गया है इसमें कि धारा 16 व 17 के उपबंधों के अध्ययन संहिता की धारा 360 उन राज्यों या उनके भागों में जिनमें यह अधिनियम प्रवृत्त किया जाता है लागू नहीं होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे स्टेट जिनमें ये एक्ट लागू कर दिया गया है, ये एक्ट यानी कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ऐसे स्टेट जिनमें प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 जो है वो फोर्स में इनफोर्स कर दिया गया है। तो ऐसे जितने भी स्टेट है जहां पर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू कर दिया गया है, उन स्टेट्स में अब सेक्शन 360 जो है किसकी? सीआरपीसी की सेक्शन 360, वो भी कौन सी सीआरपीसी? हमारी 1973 वाली सीआरपीसी की सेक्शन 360 जो है अब ये क्या है? अप्लाई नहीं होगी, नॉट अप्लाई। ठीक, अब ये जो सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी 1973 है, ये थी क्या? ये थी ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड और आफ्टर एडमोनिशन। तो जो सीआरपीसी की सेक्शन 360 थी उसमें होता था ऑर्डर टू रिलीज ऑफेंडर। ठीक है, ऑफेंडर को रिलीज करने का ऑर्डर होता था ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। तो जो सेक्शन 360 हमारी सीआरपीसी की हुआ करती थी नहीं, जो सीआरपीसी की सेक्शन 360 है उसमें ये था कि अगर कोई ऑफेंडर है उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे या तो रिलीज कर सकते हैं या फिर सिर्फ एडमोनिशन पे रिलीज कर सकते हैं, जो हम इस एक्ट में पढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जब आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग सेक्शन 3 और 4 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ड्यू एडमोनिशन यानी भतर्षना यानी डांट फटकार करके छोड़ देना। तो जो छोटे छोटे अपराध होते हैं जिसमें कम एज के लोग अपराध करते हैं, कई बार कुछ बहुत से छोटे अपराध होते हैं, वहां पर डांट फटकार कर भी छोड़ दिया जाता है, वहां पर उनका प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे भी छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोविजन हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं और ये प्रोविजन हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। तो अब इन्होंने कह दिया कि चूंकि देखिए दो प्रोविजन एक जैसे हैं तो फिर कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एक्ट लागू होगा, ये कोड का प्रोविजन लागू होगा या प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का लागू होगा। तो ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए ये पर्टिकुलर 19 सेक्शन लास्ट में डाली गई है। तो इन्होंने बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि जिस स्टेट में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 है और वहां पर ऐसा कोई मैटर आ रहा है कि प्रोविजन जो है ये सेक्शन 360 के तहत भी जा सकता है व्यक्ति और इस एक्ट के तहत भी जा सकता है, तो अगर उस स्टेट में ये एक्ट एप्लीकेबल है तो फिर ये एक्ट के तहत ही उस व्यक्ति के साथ कार्यवाही की जाएगी, वहां पर फिर सेक्शन 360 जो है अप्लाई नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा कोई स्टेट है, ऐसा कोई राज्य है जहां पर ये एक्ट लागू नहीं है,
तब वहां पर सीआरपीसी की सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग जो है उस व्यक्ति के साथ ये वाला प्रोसीजर अपनाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर जो 360 का है वही सेम प्रोसीजर हम प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 3 और 4 में पढ़ते हैं। क्लियर? सो आपको याद रखना है कि जहां जिन जिन स्टेट्स में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू है वहां पर सेक्शन 360 ऑफ कोड लागू नहीं होगी। तो ये थी सेक्शन 19 और ये था हमारा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का लास्ट लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हर सेक्शन से में रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आपसे फ्रेम हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां से भी क्वेश्चन एक आध बार आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपको सेक्शन 19 में बताया गया है कि सेक्शन 360 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे अंदर की लैंग्वेज से पूछा जाएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो आपने इसका पूरा पढ़ा हुआ है ना, ये पूछेंगे कि सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसी सेम लैंग्वेज रख देंगे कि इस एक्ट की यानी कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 16 और 17 के अधीन रहते हुए सेक्शन 360 ऑफ द कोड जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। तो कब अप्लाई नहीं करेगी, आया आपसे ये ऑप्शन में आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन सी कोड की कौन सी सेक्शन अप्लाई नहीं करेगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सीआरपीसी की सेक्शन 360 जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा ऐसा बन सकता है कि भाई कौन सी कंडीशन पे अप्लाई नहीं करेगी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जहां पर कोड जिन स्टेट्स में जो है ये वाला एक्ट लागू होता है वहां पर ये सेक्शन जो कोड की है वो अप्लाई नहीं करेगी। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि सेक्शन 360 सीआरपीसी जो है वो अप्लाई नहीं करती है सेक्शन 16 और 17 के अधीन रहते हुए, तो ये किस कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकती है। तो आपको चार ऑप्शन देंगे कि जहां प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू हो, जहां प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू ना हो, इस तरीके से ऑप्शन देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन स्टेट्स में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 लागू ना हो वहां पर 360 अप्लाई करेगी, और जिन स्टेट्स में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 लागू है वहां पर 360 ऑफ कोड अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो इसका पूछा जा सकता है या तो इसका पूछा जा सकता है कि 360 ऑफ सीआरपीसी जो है वो अप्लाई नहीं करती है। कब? तो आपको पता होना चाहिए वो अप्लाई नहीं करती है यदि जिस स्टेट में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 लागू है तो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से सारी सेक्शंस। तो सेक्शन 15 टू 19 आपको सिर्फ टाइटल याद रखना है, और जो मेन दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो याद रखना है। सो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कमेंट में जरूर से बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा एक्ट पढ़ना चाहते हैं। 3 एक्ट और ये मिला करके 4 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आपका पॉक्सो एक्ट, और अब आपका ये प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये 4 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप कौन सा एक्ट पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। तो वही एक्ट में अगर 10 बच्चे एक ही पर्टिकुलर एक्ट का नाम लेंगे तो मैं वही एक्ट जो है पढ़ाना शुरू करूंगी, और कम से कम 10 कमेंट तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो पर आए। अगर कम से कम 10 कमेंट इस वीडियो पर आते हैं तो ही मैं नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज मैं अपना टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले भी हैं, और पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। और हमारे पढ़ाने को अगर एप्रिसिएशन ना मिले, और एप्रिसिएशन है बच्चों आप लोगों का कमेंट करना। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपने हमारा वीडियो देखा सुना, उसके बाद ही तो आप कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए एप्रिसिएशन है, और जब एप्रिसिएशन मिलता है तो काम और अच्छा निकल के आता है। तो जैसे आपको एप्रिसिएशन चाहिए वैसे ही हमें भी एप्रिसिएशन चाहिए। तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सा एक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैं वही एक्ट स्टार्ट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आपके बताए हुए एक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।